जीएस हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कहना भी चाहूँगा कि मैं ही स्वागत करता रहता हूँ, कभी तो आप भी कर दिया करो। हाँ, मैं वही घनश्याम पारिक जो टूटी फूटी हिंदी पढ़ाता हूँ। आपको आज संस्कृत और इंग्लिश के बारे में जानकारी देने आया हूँ। हर रोज प्रश्न ये होता है, हर रोज ये सवाल है, हर रोज फोन आते हैं कि सर दूसरी लैंग्वेज कौन सी लें। एक तो जच गई, एक तो हिंदी है। प्राय कईयों का इंग्लिश भी है, लेकिन वो बहुत कम है, 1% भी नहीं होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हम चूज करते हैं हिंदी को, और ये बेस्ट है। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। हिंदी अपने आप में है भी दुरुस्त है, अगर उसको हम सही ढंग से पढ़ते हैं तो। अब बात करते हैं दूसरी लैंग्वेज की। अभी एक फोन आया था, तब मेरे मन किया कि मैं सबको ही बता दूं, ताकि रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। मेरा जवाब तो आपको कम से कम मिल जाए कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम संस्कृत लें या इंग्लिश। अगर आपके उर्दू है तो बहुत बढ़िया, आप बहुत लकी हैं। अगर आप सिंधी है तो और भी लकी हैं। उर्दू और सिंधी है, उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं है, वो तो आपको लेना ही लेना है। लेकिन जिनके इंग्लिश और हिंदी इन दो में कंफ्यूजन है, वो जरूर मेरी बात ध्यान से सुन लें कि हमें कौन सी लैंग्वेज लेनी चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी फितर देख लें कि आपको कौन सी लैंग्वेज दोनों में से पसंद है। संस्कृत पसंद है या फिर इंग्लिश पसंद है, तो संस्कृत और इंग्लिश में किसको चूज करें। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं कोई निराधार या मेरी राय या मैं कोई दैवीय बात आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें लक्की रहेंगे, या मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आपको ये सूट करता है, आपकी राशि ये है तो आप ये इंग्लिश ले लो, आपकी राशि अगर कुंभ है तो आप संस्कृत ले लें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बकवास है। मैं केवल आपको कुछ से तार्किक बातें बताने आया हूं। वो तार्किक बातें कौन सी हैं कि हम इंग्लिश क्यों लें, इंग्लिश कैसे स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को चूज करना चाहिए। और वो देखिए, आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपके पास क्या है, ये सबसे पहली बात। अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको इंग्लिश लेना ही है। आपके पास नो ऑप्शन। अगर इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके पास है तो आपको इंग्लिश लेना ही है, वरना आप इंग्लिश के पोस्ट से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि मेरी इंग्लिश लिटरेचर बीए में है, लेकिन मैंने रीट में इंग्लिश नहीं ली, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। इंग्लिश की पोस्ट भी ज्यादा है। कुछ के दिमाग में ये भी भ्रांति है कि इंग्लिश ले लें, इंग्लिश की पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो इनकी पोस्ट नहीं है। वो पोस्ट है, वो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है, उसकी पोस्ट है। ग्रेजुएशन में अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश लेना है, और ये आपके लिए बेटर भी रहेगा। इस बार इंग्लिश ने थोड़ा फेवर भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर बार ये फेवर करेगी ये आवश्यक नहीं है। अब ये देखिए आप कि इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके सब्जेक्ट रहा है तो आप इंग्लिश ले लेंगे। दूसरा और देखिए कि कुछ है वो साइंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके इंग्लिश ऑप्शनल होता है, संस्कृत की विभक्तियां वो नहीं जानते। हालांकि साइंस का स्टूडेंट है, वो संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से कैच करता है। मेरा पूरा यह निजी अनुभव है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस हेड से हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं, वो बहुत अच्छा कैच करते हैं किसको, हिंदी को और संस्कृत की व्याकरण को, क्योंकि वहां कुछ साइंस है, पूरा ही वो साइंस है, तो वो आसानी से कैच कर सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साइंस थी, उन्होंने भी संस्कृत ऑप्ट किया। लेकिन मैं यहां आपको ये एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपके इंग्लिश मीडियम रहा है, आप कुछ वोकेब आपका ठीक है, अगर आप शब्दावली जानते हैं तो ले लीजिए इंग्लिश, कोई हर्ज नहीं है। तो दूसरे नंबर वाले वो इंग्लिश मीडियम, यानी जिनके इंग्लिश मीडियम रहा है वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। कम से कम पढ़ तो लें वो, ये देखिए आप कम से कम पढ़े तो सही, इंग्लिश मीडियम है ये। तो ये देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको लेंगे। तीसरे प्रकार के ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी रुचि है इंग्लिश में, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अध्यापक भी बनना चाहते हैं और इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, तो वो भी ले लीजिए इंग्लिश, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो लीजिए। शहर सिलेबस भी थोड़ा है, आप शायद ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई मेरे जैसा ही हो जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं आती हो, जिसको स्कूल की स्पेलिंग के कारण स्कूल लिख नहीं सकता वो, और देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करता हो कि मैं तो स्कूल ऐसे ही
लिख दूं, मुझे नहीं पता कि ये इसकी स्पेलिंग होती है। ऐसे स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं कि उन्हें इंग्लिश नहीं करना चाहिए, उन्हें इंग्लिश नहीं लेनी चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से क्या लेना चाहिए? संस्कृत। और संस्कृत क्यों लेना चाहिए ये बताने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। हम दोनों विषय हैं, दोनों जो लैंग्वेज हैं उनके सिलेबस का एक कॉम्बो, आजकल कॉम्बो की फैशन चल रही है, सब कहते कॉम्बो को सब जाने लगे, यानी कंबाइंड सिलेबस से लेके मैं आपके सामने आया हूं। मैंने सिलेबस वो व्याकरण का नहीं लिया, व्याकरण में मैं वैसे ही आपको बता दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या करना है। सारे कॉन्सेप्ट, हिंदी के कॉन्सेप्ट भी आपके तभी क्लियर होंगे जब आप संस्कृत को जानते हैं, संस्कृत के व्याकरण को जानते हैं। आप चाहे हिंदी में कितना ही संधि पढ़ लें, आप कितने ही उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लें, अगर आप संस्कृत की फितरत नहीं जानते तो आप हिंदी में A1 नहीं हो सकते, काम चलाऊ बन सकते हैं। संस्कृत हो गई जरूरी, हिंदी वालों के लिए भी संस्कृत जरूरी हो गई। और संस्कृत लेते भी इसलिए है, किसके कारण लेते हैं? संधि के कारण लेते हैं। उनका कहना ये गलत भी नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा संधि के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले, क्योंकि हम तो चर्चा ही किसकी कर रहे हैं, 2021 की कर रहे हैं, 2021 में कैसे प्रश्न आए थे, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ही तो पेपर आगे आने की संभावना है। संधि के बारे में पहले वीडियो में विश्लेषण कर चुका कि संधि का एक भी प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण में नहीं आया, लेकिन जिन्होंने संधि सीखी उन्हें बेकार नहीं गई। और क्यों बेकार नहीं गई वो ये है कि 3 प्रश्न आ गए, हाँ पूरे तीन प्रश्न आ गए संधि के, किसमें? संस्कृत में पूरे 3 प्रश्न आए। मैं आपको उदाहरण भी बता सकता हूं क्योंकि मैं प्रश्नों को याद रखता हूं कि कौन सा प्रश्न है वो कब आया है, आगे क्या आ सकता है। तो ये देखिए आप तदेव का संधि विच्छेद वो पूछा है, तदेव का संधि विच्छेद पूछा है, तदेव का, और कुछ है वो गलत करके भी आ गए। इंग्लिश की बात यही पूरी करता हूं। मैं माफी चाहूंगा इंग्लिश वालों से कि इंग्लिश के बारे में अगर कोई चर्चा करनी हो तो आप पर्सनली मेरे से कर सकते हैं, कभी भी मैं मिलूं तब भी कर सकते हैं। मेरे जानकारी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं इंग्लिश के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कोई माथापच्ची है नहीं, बल्कि आप बिल्कुल क्लियर कट ये रीड तो आसानी से पास कर सकते हैं। सेकंड गेट फर्स्ट गेट की बात मैं नहीं करूंगा, मैं केवल यहाँ रीट की बात करने आया हूं, क्योंकि रीट ही एक ऐसी हाईलाइट एग्जाम है जो कि एक राजनीतिक मुद्दा बनी, आगे भी बनी रहेगी, आगे के चुनाव में भी इसका महत्व रहेगा कि रीट क्या है। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही है मुझे नहीं पता है, बल्कि रीट के बारे में एक मामला बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए था, दुरुस्त पेपर आना चाहिए, दुरुस्त परीक्षा होनी चाहिए, दुरुस्त ही परिणाम आने चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यही कारण है कि लोग धरने पर बैठते हैं, लोग इस पर उंगली उठाते हैं। करने वाला पता नहीं कौन है, ये पता नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं भी ऊपर वाला कर रहा है सब कुछ, और कोई करने वाला नहीं, सब ईमानदार है। देखो ईमानदारों की बात मैं नहीं करता क्योंकि मैं खुद ईमानदार नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भाई हाँ, ये तो मैं कहता हूं कि सारे ईमानदार हैं, ये ईमानदारी की परीक्षा हुई है, बिल्कुल ईमानदारी। इसमें तो ईमानदारी इतनी बरती गई है कि आज तक शायद किसी परीक्षा में बरती नहीं गई होगी। इतनी परीक्षा तो कोई उछली नहीं, पता नहीं ये परीक्षा है या कोई चुनाव, ये तो चुनाव ही था। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लिए रीति गई, रीति का मतलब खाली गई, और वो कुछ नहीं कर सके। ऐसा हम अभी पूरा नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट्स आने पर ये बहुत के साथ होगा कि हमें बहुत अच्छा कर पाए, और फिर भी ऐसा नहीं कहा। एक लड़की की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो परीक्षा देकर के आई और अपने पापा से उसने कहा कि पापा देख मैंने बहुत तैयारी कर ली है, मैं इससे ज्यादा तैयारी नहीं कर सकती। पापा दूसरी बात एक और भी है, और वो ये है कि इससे अच्छा पेपर मेरा तो जिंदगी में न तो कभी हुआ न हो सकता, और इसमें भी अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा मेरे बस की बात नहीं है। उसके पापा ने मुझे फोन पर ये बातें बताई, तब मैं समझता हूं कि रीट का दर्द क्या है और रीट का मर्म क्या है। मर्म को समझो, दर्द दूर हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मर्म है वो क्या है, वो बताएगा कौन? तो मैं जितना जानता हूं मैं बताऊंगा। शायद मुझे लगता है कि मैं जानता हूं, मैं थोड़ा बहुत रीट के बारे में जानता हूं, इसकी फितरत जानता हूं, इसको पहचानता हूं, इसके मूल में जानता हूं, और मैं तैयार भी कर सकता हूं आपको इसके लिए। इसके लिए एक ऐसा गुण है कि आप 90 जो नंबर हैं, 90 नंबर हो गए, 30 और 30, ये तो टारगेट 60 मेरा है ही। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी पढ़ाता रहूंगा, लेकिन रीट में मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगा। ये पिछली बार से मैंने तय कर लिया था, क्योंकि संस्कृत के बारे में इतने दिग्भ्रमित होते हैं, इतने बड़े बड़े सूत्र याद करके, और वो परीक्षा में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कुछ जतन मैं भी करूंगा, मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं जरूर सफल होऊंगा, आप भी सफल होंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत क्यों लें। संस्कृत इसलिए लें कि संस्कृत में व्याकरण में और हिंदी व्याकरण में दोनों में एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, यानी ये छाछ राबड़ी का मेल है।
या मैं ये कहूं कि ये दूध पानी का मेल है, और ये कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा था कि शब्द और अर्थ में वो मेल है जो जल और तरंग में है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से संस्कृत के व्याकरण को और हिंदी के व्याकरण को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, और उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछला पेपर देखें, पेपर में मिलान करें, आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रश्न 15 पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन 10 पूछे। किसके? 10 प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षण विधियों के। लेकिन संस्कृत में तो और भी गजब की बात है, और वो ये है कि 8 ही पूछे गए। हिंदी में 10 पूछे गए और इसमें 8 पूछे गए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लेवल 2 की, L2 2021। दोनों लैंग्वेज में आप तय कर ले। मैं हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहा हूं और संस्कृत में सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। इन दोनों का ही कॉम्बो करवा रहा हूं मैं। सेकंड का कॉम्बो नहीं करवा रहा, मैं फर्स्ट लैंग्वेज का कॉम्बो नहीं करवा रहा। मैं तो कॉम्बो जो सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है वो ये कि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में और संस्कृत है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में किस प्रकार से कंबाइंड है, किस प्रकार से मिली हुई है। और अभी मैं आपके सामने एक ये उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा कि क्या इन दोनों में और समानता है कि हमें लेना चाहिए। क्या हम 60 में से 60 प्राप्त कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से कर सकते हो। ये 60 नंबर आपके होंगे अगर आप अगर सही दिशा में चलेंगे, सही निर्देशन में चलेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना परीक्षा के लिए आवश्यक है। ये ज्यादा पढ़ने की परीक्षा नहीं है। बार बार मैं ये कहता आया हूं कि ये परीक्षा अजब है, निराली है, पढ़ना जरूर पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इसमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या पड़ता है वो सबसे जरूरी चीज है और वो आपको बताई जाएगी। लेकिन पहले हमें दोनों का व्याकरण संबंधी थोड़ा सा यानी जो मेल है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने संधि पढ़ी, संधि हिंदी में ज्यादा पढ़ी और संस्कृत में थोड़ा सा उसको आपने मॉडिफाई किया। लेकिन प्रश्न है वो संस्कृत में 3 आ गए, हिंदी के यानी संधि के 3 प्रश्न आ गए, समास के 2 प्रश्न आ गए। तो ये टॉपिक वहां आ गए, बेकार नहीं जाएंगे। आपकी पूरी हिंदी पढ़ी हुई है वो कोई न कोई काम आएगी, संस्कृत में जरूर काम आएगी। संस्कृत में मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं कि कौन से उदाहरण है। एक तो मैंने तदेव बताया, तदेव को गलत करके आ गया। एक लड़की है, उसने परीक्षा दी और वो इस प्रश्न को गलत करके आ गई और मैंने ये कहा कि भाई ये प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते थे और इस प्रश्न में था भी क्या, क्योंकि ये देखिए आप संधि थी तदेव। अब तत्जोड़ एव है वो कभी नहीं होता। ये अगर आप वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं तो आपका उत्तर ये तैयार था, ये भी नहीं होगा। मैं हर बार बताता हूं, तदेव की बात आपको बता दी। तदेव वही है जो सदैव है और वही तथैव है। तदा, तथा, सदा, उसके बाद में एव का प्रयोग करना, ये तदेव है। नहीं मैं भूल गया था, मैं तो आपको पढ़ाने लग गया। मैं पढ़ाने नहीं आया हूं आज, मैं केवल आपको इनको प्रश्नों की शक्ल दिखाने आया हूं कि ये कौन से प्रश्न थे जो आए थे। एक देखिए समाद्रम आ गया, समाद्रम, सम जोड़ आद्रम, कहां दिक्कत आ गई? इसने तो पूरा फेल ही कर दिया कि ये मेल है वो भी संयोग है वो भी संधि है। तो संस्कृत में ऐसा होता है और ऐसा माना गया है। एक दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है, वो यण संधि का आ गया, अत्युत्तमा। ये देखिए आप अत्युत्तमा, बार बार आपको बताया गया था, चेताया गया था कि ये से पहले अगर आधा आ जाए तो वहां यण संधि होने की पूरी संभावना होती है और ये आसानी से सही करके आए सभी, अति जोड़ उत्तमा। तो 3 प्रश्न, ये देखिए आप 3 प्रश्नों का बहुत महत्व है। 3 प्रश्न इधर से उधर कर देता है। ये तीनों प्रश्न है वो संधि के हैं और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो शायद इंग्लिश के ऐसे 3 प्रश्न वो बटोरने में बहुत उनको मुश्किल होगी। और ये देखिए आप दूसरा देखो आप कि इसमें व्याकरण में अगर हम बात करें समास की, तो समास में आप देखेंगे गृह लक्ष्मी का प्रश्न आया हुआ, विहार वनम का प्रश्न आया हुआ है। दोनों को आप हिंदी में उतार लें। हिंदी तो हमारे दिल में है ही, हमारी धड़कन है वो भी हिंदी है, हमारी आत्मा भी हिंदी है, लेकिन वो हमें मिल कहां रही है? अगर हिंदी आत्मा है तो संस्कृत को परमात्मा मानना होगा और उसमें हमारा भला होगा। ये देखिए आप गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप हिंदी में अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि गृह लक्ष्मी है, इसका मतलब है घर की लक्ष्मी, यानी गृह की लक्ष्मी, तो तत्पुरुष समास हो गया। ये प्रश्न आप कर सकते थे। दूसरा एक प्रश्न है विहार वनम, तो विहार वनम, विहार के लिए वन,
विहार के लिए वन आप आसानी से कर सकते हैं। कॉमन सेंस को ध्यान में रखिए, रीट की एग्जाम कुछ भी नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए, इसकी आपको जरूरत है। लेकिन अभी थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ा वीडियो आप और देखें। अभी बहुत काम की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनमें केवल व्याकरण में ही कॉम्बिनेशन नहीं है, गजब का कॉम्बिनेशन तो हम भूल ही गए, और वो कॉम्बिनेशन है शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियां हैं, उनका हवा बना दिया सबने पढ़ा करके कि शिक्षण विधि नहीं आती, शिक्षण विधि नहीं आती। शिक्षण विधि का मतलब ही क्या होता है? शिक्षण विधि का मतलब है छोटे बच्चों को हम कौन सी चीज काम में लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए कि वो सीख जाएं। जब आप शिक्षण विधि पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप बच्चे बन जाइए, 5वीं 7वीं 8वीं से ऊपर की बात मैं नहीं करूंगा। 9वीं क्लास में आपको नहीं होना है, आपको 8वीं क्लास तक ही रहना है, ये हमने रीट ने भी बता दिया है। तो ये देखिए आप कि इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अजब, या जिसको हम ये कहते हैं कि गजब कॉम्बिनेशन है। गजब कॉम्बिनेशन क्या है वो भी आप सोच रहे होंगे। आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या दिखाएंगे, दिखाऊंगा कुछ नहीं, वही सिलेबस, वही पाठ्यक्रम, उसका कुछ अंश हमने यहाँ स्क्रीन पर ले लिया है दोनों को मिलाने के लिए कि दोनों में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए आप कॉम्बिनेशन के रूप में, ये देखिए मैं इतनी बहस आपसे कर रहा था, और वो किसके लिए कर रहा था? इस सिलेबस के लिए कर रहा था। आप थोड़ा सा जोर लगे दिख जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ, ये थोड़े अक्षर हैं वो छोटे हो गए। और देखो कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत तो आपको पड़ेगी, तभी नौकरी मिलेगी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कि पहली यूनिट, ये ऊपर जो दिया हुआ है वो हिंदी का है और नीचे वाला है वो संस्कृत का है। मैं यहां लिख भी देता हूं कि देखिए ये हिंदी है, हिंदी मैंने इसके संस्कृत के अनुसार सही लिखा है और हिंदी के अनुसार थोड़ी सी मानकता में यही सही माना जाएगा। यहां भी व्याकरण है। दूसरा आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा, तो यहां हम ले लेते हैं संस्कृत को। संस्कृत अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमें व्याकरण सिखाता है, समजोड़ कृत होता है, इसमें से नहीं आएगा। दूसरा देखिए आप भाषा की शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि है, ये दूसरा ये पॉइंट है, इसको हम यहां से मिलाएंगे। ये देखिए आप संस्कृत भाषा शिक्षण विधि है, तो ये देखिए भाषा की शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि वो यहाँ आपने संस्कृत अगर पढ़ी है तो आप ये जानते हैं कि वहां भी प्रत्यक्ष विधि है और यहाँ भी प्रत्यक्ष विधि है। वहां भी आप अनुवाद विधि पढ़ते हैं, यहाँ भी अनुवाद विधि पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि वहां भी है, पाठ्य पुस्तक विधि यहाँ का मतलब हिंदी है और वहां का मतलब संस्कृत है। तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन है। आप प्रत्येक में किंडरगार्टन विधि है वो संस्कृत में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन है, क्या आप हिंदी में पढ़ते हैं तो संस्कृत में नहीं पढ़ते क्या? संस्कृत में भी वही है। यानी सारा का सारा खेल वही है, शिक्षण विधियां वही है, लैंग्वेज वैसे ही सिखाई जाती है, बस थोड़ा सा अंतर है कि हिंदी है वो पहली क्लास से पढ़ाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ संस्कृत है वो 6ठी क्लास से पढ़ाई जाती है। संस्कृत मीडियम स्कूल है, वहां पर 3री क्लास से पढ़ाई जाती है या पहली क्लास से पढ़ाई जाती है। ये कंफ्यूजन पिछली बार भी बना रहा था। तो जो भी है संस्कृत की किताब पहली क्लास में होती है, तो मैंने ये बताया भी था कि पहली क्लास से संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं उनको सोचना ही नहीं है, उनको तो संस्कृत लेना ही है, उनका तो सब्जेक्ट संस्कृत है ही। और यहां आप ये देखिए कि भाषा की शिक्षण विधि और ये संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, बताओ दोनों में अंतर क्या हुआ? केवल एक शब्द का अंतर हुआ, इसमें विधि कहते हैं, इसको विधेय कह देते हैं। ये बहुवचन है, ये विधि शब्द है, विधेय है। ये भी पूरा व्याकरण है कि विधेय शब्द क्यों हुआ, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आप को ये मैं बता दूंगा कि धी जिसमें लगा हुआ है संस्कृत में वो प्राय पुल्लिंग होता है और वही बात है। दूसरा देखिए भाषा शिक्षण के उपागम, ये संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांता, ये सिद्धांत है वो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, दिए हुए नहीं लेकिन प्रश्न पहले के पूछे हुए हैं। दूसरा देखिए आप भाषा दक्षता का विकास है वो इसमें शामिल हो जाएगा। और यहाँ है संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। तो ये सारे के सारे हैं वो 3 टॉपिक हैं, वो बिल्कुल कॉमन है। अगर आप संस्कृत पूरी नहीं भी जानते हैं तो भी आप प्रश्न वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि संस्कृत शिक्षण विधियों के जो प्रश्न है उनको पढ़ने में हमें समय लगता है, प्रश्नों को हम समझ नहीं पाते हैं। उसका इलाज भी है, और वो इलाज क्या है? वो इलाज ये है कि बार बार आप संस्कृत में पढ़ें, हिंदी वाली हैबिट छोड़ें। ज्यादातर किताबें हैं, गाइड हैं, उनमें हिंदी में प्रश्न दिए हुए हैं। ये गलत बात है। मैंने जितने भी 25 टेस्ट हैं वो पिछली बार रीट में लिए हैं, 25 के 25 टेस्ट हैं वो संस्कृत मीडियम में है, क्योंकि हिंदी का एक भी शब्द वो उसमें नहीं आता शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि में पूरी की पूरी संस्कृत आती है। संस्कृत पढ़ने का हमें अभ्यास होना चाहिए। इस बार मैं संस्कृत की आपको किताब पढ़ाऊंगा, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के, 6, 7, 8, हाँ जी, तीनों किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, पूरी पढ़ाई जाएंगी। संस्कृत पढ़ने का आपको अभ्यास
भी हो जाएगा। बस जरूरत इतनी है कि आप संस्कृत की किताब खोल लें और उसको उसमें पढ़ें। ये तो हो गई संस्कृत की बात, और पहली यूनिट की बात भी हो गई जो काफी मिलती जुलती है। ऐसा हम कर सकते हैं, और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अगर आप हिंदी आपकी आत्मा है तो संस्कृत परमात्मा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बाहर का कोई भी हमारे बीच में जो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको हम रकीब कहते हैं, वो शायद इंग्लिश है। हम दोनों को मिलने को नहीं दे रहा, इंग्लिश नहीं मिलने दे रही। किसको? आत्मा और परमात्मा को। हिंदी और संस्कृत को मिलने के बीच में कौन सी आ गई? ये बीच में प्रतिनायिका, ये रकीबा बीच में आ गई, और वो कौन है? वो इंग्लिश है। इसको हमें हटाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं हटेगी, ये सीखने से हटेगी। इसको भी हमें सीखना है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आज का युग है, कंप्यूटर का युग है, मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन का युग है, तभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपके सामने आकर के। मुझे भी इसकी जरूरत पड़ गई कि लोग हैं वो ऑनलाइन घर बैठे ही पढ़ना चाहते हैं। यही मैंने पूरी जो है वो ताम झाम है वो कैसे भी करके आपके सहयोग से जचाया है। आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, मुझे पूरी आशा है। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं किसकी? ये दोनों कॉम्बो की। कॉम्बो किसका कर रहे हैं? हिंदी और संस्कृत का। हिंदी और संस्कृत में भी कॉम्बो किसका कर रहे हैं? हम शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधि में 3-3 यूनिट दोनों में है। दोनों में एक में 8 प्रश्न आए हुए, एक में 10 प्रश्न आए हुए हैं। 10 प्रश्न है वो हिंदी में आए हुए हैं, 8 प्रश्न है वो संस्कृत में आए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पेपर देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये संख्या बिल्कुल सही है। मैंने पूरा विश्लेषण किया है, मैं पूरे प्रश्न है वो याद भी रखता हूं कि ये प्रश्न इस तरह से आ गया तो ऐसा प्रश्न है वो आ सकता है, और रखना भी चाहिए। एक टीचर को जरूरी है, एक छात्र है वो पेपर दे के प्रश्न को भूल जाए, लेकिन टीचर को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मेरा कोई ये वीडियो टीचर देख रहा है तो वो भी इस बात को ध्यान से सुन ले प्लीज, कि आप प्रश्नों को जरूर याद रखें, कौन सा प्रश्न आया है और भविष्य में कौन सा प्रश्न है वो आ सकता है। अब बात कर रहे हैं कॉम्बो की। तो एक कॉम्बो आपने देख लिया, ये एक यूनिट पूरी हुई। दूसरी आप देखिए, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 1 मिनट सुनिए आप कि ये बात देखो आप। तो यहां से देखिए आप, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इतना मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यहां देखिए आप, संस्कृत भाषा कौशल से विकास है श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। बोलो जी क्या अंतर हो गया दोनों में? दोनों में क्या अंतर है? मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। भाषाई कौशलों का विकास वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बस थोड़ी सी फितरत है संस्कृत की, थोड़ा सा एक अंतर है, और वो अच्छी तरह से और याद रहता है। तो ये दोनों में आसानी से प्रश्न है वो हमें कर सकते हैं। इसमें देखो, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, तो चुनौतियां यही हैं कि अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, नए अच्छी शिक्षण विधियां हैं, नए हमारा पाठ्यक्रम है वो इतना कोई जचाया हुआ है, हमने मेहनत नहीं की है हिंदी में, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और आजकल अंग्रेजी है वो इसको डिस्टर्ब कर रही है, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब तक भी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इसमें से शायद ही कोई प्रश्न आया है, मेरी जानकारी में कोई प्रश्न नहीं आया। अगर आया हो तो मैं जानता नहीं हूं, मैं इससे अनभिज्ञ हूं। अभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ शब्द गलत होता है, अभिज्ञ मानी जानने वाला। बीच बीच में मेरी बताने की आदत है, मैं बता देता हूं कि ये माना कि ये प्रश्न भी आ जाए तो आपको वीडियो देखना है वो सार्थक हो जाए कि अभिज्ञ का अर्थ नए जानने वाला नहीं होता, ये अभिज्ञ नहीं होता है, ये अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, अभिज्ञ में अभि उपसर्ग होता है, इसका अर्थ विद्वान या पंडित या जानने वाला होता है। नए जानने वाला या मूर्ख नहीं होता, केवल जो अंतर नहीं जानता उसे हम मूर्ख कह सकते हैं। वो तो आप जाने, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दूसरी जो यूनिट है इसमें आप देख रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, तो ऐसा कोई टॉपिक है वो इसमें नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक जिसमें से प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो वह है या नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है। और सामान्य ये कॉमन सेंस के प्रश्न आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ये हिंदी में दिया हुआ टॉपिक है। और आप देख रहे हैं संस्कृत में देख लीजिए आप, संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानी, तो दोनों में अंतर हो गया क्या कोई? वैसा का वैसा शिक्षण अधिगम सामग्री, बात एक ही है, वही टीचिंग एड, वही TLM। संस्कृत सीखने संप्रेषण से साधनानी, संप्रेषण के क्या साधन है? संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी यहां हमने ले ली, ये हिंदी में भी हम ले रहे हैं। ये देखिए पाठ्य पुस्तक के भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ये पाठ्य पुस्तक ये रही। देखो दोनों में कितना गजब का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जरूर संस्कृत ले लेनी चाहिए। और आगे देखिए आप, संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकनम, तो ये देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, दोनों में अंतर हो गया क्या कोई? संस्कृत भी तो भाषा ही है। संबंधिनः प्रश्नः, तो इसमें मुझे कोई अंतर नहीं लगता, ऐसा कैसा ही है पूरा का पूरा। बस ये टॉपिक यहां एक अलग हिंदी में आ गया। ये देखिए आप, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण
उपलब्धि परीक्षण वो दो प्रकार के होते हैं, सब जानने लगे आजकल। पूरी साइकोलॉजी पढ़ी, यूट्यूब पर साइकोलॉजी पढ़ी, आपने बहुत बहुत लटके झटके देखे हैं। अब बस करो, अब काम की चीज देखा करो जो कि परीक्षा में आए। या आपने बहुत परीक्षा से पहले लटका झटका सारे देख लिए, ड्रेस देख ली, सब देख लिया, बोलने का तरीका देख लिया लोगों का। बस अब तौबा करो, अब आप काम की चीज पढ़ो केवल, और रीट में हम भी पास हो, हम भी 140 के टच हो, इसका जतन किया जाए। और ये जतन करती हैं दोनों लैंग्वेज और साइकोलॉजी, और तीनों में लेके आ रहा हूं मेरे ऐप पर, ये आपको बताने आया हूं। ये मेरा उद्देश्य था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और भी करेंगे। और ये देखिए आगे यहाँ पे कि लिखित प्रश्नानाम प्रकारः, इसमें और उपलब्धि परीक्षण में कोई बहुत अंतर नहीं है। यहां भी प्रश्नों के प्रकार हैं वो पढ़े जाते हैं और प्रश्न भी पहले पूछे गए हैं। दोनों में एक गजब का कॉम्बिनेशन है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता भी लग जाएगा। बहुत सरल काम है, इसको दुरू बना दिया है ये अनचाही किताबों ने, बाजारू किताबों ने। ऐसे राइटर्स जिनको राइटर की स्पेलिंग नहीं आती, जिनको राइटिंग करना नहीं आता, केवल नकल करनी आती है, ऐसे राइटर बन गए, वो बाजार में आ गए और उन्होंने ऐसा एक भूचाल बना दिया, एक ऐसा भूल भुलैया बना दी, ऐसी भूल भुलैया बना दी जिसमें हमारा कैंडिडेट है वो बेचारा फंस के रह गया, उससे बाहर निकल ही नहीं पाया। ये किताब भी, ये सुनहरे रंग की, ये अच्छी, और मेरी किताब सबसे अच्छी, ये किताब पढ़ो, इस किताब से बाहर कुछ नहीं आएगा। बाहर पेपर बाहर बनाया है, बाहर तो आएगा ही, पेपर बाहर नहीं आना चाहिए। किताब से बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो इस बात की है कि पेपर बाहर आ गया, पेपर बाहर आ गया और किताब से बाहर आ जाए, उससे कोई हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। हमसे तो शिकवा गिला है, वो यही है। और वो कौन सी कि ये पेपर बाहर क्यों आया। मेरी बात अगर कोई प्रशासन सुन रहा हो, कोई सरकार सुन रही हो, तो प्लीज इस बार मैं हाथ जोड़ता हूं कि और कुछ भी बाहर आ जाए, लेकिन पेपर बाहर नहीं आए परीक्षा होने से पहले। मेरी बात पर आप गौर करेंगे। इसके बाद देखिए आप सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम, ये देखो सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम, इधर भी आप देख रहे हैं उपचारात्मक शिक्षणम, और ये रहा आपका समग्र एवं सतत मूल्यांकन। समग्र एवं सतत मूल्यांकन। अब कोई ये कहता है कि इसमें तो केवल सतत है, तो समग्र के बिना सतत भी क्या है, समग्र के बिना सतत क्या करेगा। मैं मेरी बात है वो बहुत धीरे शब्दों में भी कह सकता था, लेकिन आजकल टाइम किसके पास है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। और आजकल मैं भी थोड़ा बिजी हो गया, मुझे भी ज्यादा टाइम अब नहीं है, क्योंकि क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं, उनमें पढ़ाते रहते हैं सारे दिन, हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ी बात इंग्लिश की भी क्या करो, तो इंग्लिश की बात भी भविष्य में करेंगे। लेकिन यहां मैं आज आपको यही बताने आया था कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत क्यों लें। और मेरे आपको सलाह है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी हिंदी जानते हैं, अगर आप संधि भी जानते हैं, अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, अगर आपने हिंदी मेरे से पढ़ी है, क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई है जितना मैं जानता हूं, और मैं कम ही जानता हूं, लेकिन वो परीक्षा के लिए पर्याप्त ही पाया गया है, तो निश्चित रूप से आप संस्कृत ले सकते हैं। संस्कृत में अगर आपको दिक्कत है, कुछ ये कहते विभक्ति याद नहीं होती, इधर उधर हो जाती है, सर चतुर्थी कौन सी है, पंचमी कौन सी है, तो ये बहुत आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान काम लिखित परीक्षा पास करना ही है, और वो आप कर सकेंगे। लेकिन हमारे साथ, हमारे इस ऐप पर आपको संस्कृत और हिंदी और साइकोलॉजी तीनों रीट के लिए आपको जरूर मिलेंगे। इसकी शीघ्र ही मैं घोषणा करने वाला हूं, और फीस भी उसकी वाजिब होगी। बस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, प्रश्न आपको ही सोल्व करने, पेपर आपको ही देना है, नौकरी भी आपकी ही लगेगी। तो ये सारी जो जोखिम है वो भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप इधर उधर के मैटर से बाहर निकलें, क्योंकि ये रीट है, और रीट अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा जिसको बना दिया गया, वो सबसे छोटी परीक्षा शिक्षक भर्ती में जो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बनी, और हवा तो इतना कि चर्चा तक नहीं होती आईएएस की। लेकिन रीट है वो हर गांव में, हर बच्चे की जुबान पर। मेरी दादी भी कहती है, मेरी मम्मी भी कहती है, अम्मा भी कहती है, मेरी बढ़िया भी कहती है, मेरी भाभी भी कहती है, तो मेरी बेटी भी कहती है, मेरी बहन भी कहती है कि ये रीट क्या है। तो ये रीट क्या है ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। धन्यवाद।